सो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली हम सभी लोग सीटेट फरवरी 2026 के लिए उर्दू के इस ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और आज जो होने वाला है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है मारूजी सवालात यानी कि एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये मारूजी जो सवालात है, एमसीक्यूज है, एज अ मॉक टेस्ट ले सकते हैं आप, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यानी कि पीवाईक्यू। जुलाई 2024 में सीटेट उर्दू के कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे, इसको हम लोग एज अ मॉक टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पर करने वाले हैं। देखते हैं कि आप सभी लोग जो सीटेट जुलाई 2024 में उर्दू से पूछे गए सवालात हैं उसमें आप कितना सही कर पाते हैं, क्या आपका 30 में 30 सही हो पाता है। तो स्टार्ट किया जाए आज के इस क्लास को। चलिए बिना बात किए और बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आप सभी को एक साथ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और हमारे तरफ से भी आपको और आपके परिवार वालों को सलाम और आदाब है। तो आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो हो रहा था दिसंबर 2024 का। पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 मैंने करा दिया। आज है पेपर 1 यानी कि पीआरटी वालों का, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पीआरटी वालों का ही होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि पेडागोजी जो है दोनों के लिए सेम ही होता है। तो पेडागोजी से क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज कंप्रेशन भी दोनों के लिए सेम ही होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो पेपर 1 वाले हो या फिर पेपर 2 वाले हो, आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ लाइक की संख्या कम है। एक बार वीडियो को लाइक करके और एक बार शेयर कीजिए। आप अपने कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं चारों तरफ शेयर कर दीजिए। एक बार स्टेटस पे भी डाल दीजिए ताकि सभी लोग आ जाएं और आज के इस क्लास की शुरुआत की जाए। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आज थोड़ी सी लेट हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी लोगों से। लेकिन आज का ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। आप लोगों को पता ही है कि हमारी एंट्री भले ही यूट्यूब पे थोड़ी लेट होती है, लेकिन सबसे ग्रेट होती है, कंटेंट एकदम ज़बरदस्त होता है। तो ये ओरिजिनल पीवाईक्यूज यानी कि जुलाई 2024 के ओरिजिनल क्वेश्चंस है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सवाल सीटेट में पूछे गए हैं। उर्दू का क्वेश्चन देख करके तो मज़ा ही आ जा रहा है, पिछले साल के सवालात देख करके मज़ा आ जा रहा है। तो देखते हैं कि जुलाई 2024 के कैसे कैसे सवालात पूछे गए हैं। आ जाइए सभी लोग। मैम जी, हम लाइक भी कर दिए हैं और शेयर भी कर दिए हैं। क्या बात है जीनत परवीन जी, थैंक यू। और जितने भी लोग अभी तक लाइक शेयर वगैरह नहीं किए हैं, एक बार लाइक शेयर वगैरह कर दीजिए। तो स्टार्ट किया जाए आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यूज जुलाई 2024 के हैं, और एज अ मॉक टेस्ट या फिर एमसीक्यूज के तौर पर आप इसे करेंगे। देखेंगे कैसे कैसे सवालात पेपर 1 और लैंग्वेज 1 में पूछे गए हैं। वन शॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जुलाई 2024 का हम लोग देख लेने वाले हैं। तैयार हैं तो लिखिए आज की इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। क्या बात है, हैशटैग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आ जाइए। हेलो। हेलो। चलिए ठीक है, आवाज़ आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। होप आपने वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दिया होगा, फिर भी लाइक की संख्या कम है। इस तरह से आप सभी लोग लाइक कर रहे हैं कि लाइक की संख्या बढ़ ही नहीं रही है। लेट्स स्टार्ट। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट।
तो ये जुलाई 2024 का है पेपर। और देखिए बुकलेट कोड जो है वो ए है, यानी कि ABCDEFG कोई भी हो, क्वेश्चन जो है ना बस क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये बुकलेट कोड जो है ए है, ए सेट। और यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है पर्चा 1 यानी कि पेपर 1। लंबा चौड़ा आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए रहते हैं, हिदायत दिए गए रहते हैं। उम्मीदवारों सवालों का जवाब हिस्से 4 यानी कि सवाल नंबर 91 से लेकर 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने जबान 1 में यानी कि लैंग्वेज 1 में ऑप्शन उर्दू चुना है, यानी कि अगर आपने उर्दू चुना है तो। ठीक, चलिए। पेपर मैम हम पेपर 2 वाले हैं, तो पेपर 2 वाले और पेपर 1 वाले सभी के लिए है ना। ये पेपर 1 का क्वेश्चन मैं क्यों करा रही हूँ, इसके आगे भी पेपर 2 का क्वेश्चन मैं क्यों कराऊंगी, इस वजह से क्योंकि पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम रहता है। तो प्रैक्टिस दोनों का हो जाएगा, तो पेपर 1 वाले और पेपर 2 वाले सभी लोग क्लास को करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, पूरा 30 में 30 आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। रेडी, चलिए अब क्वेश्चन में लेकर के आती हूँ। तो यहाँ से आपका सवाल स्टार्ट होता है, और हमेशा की तरह जो क्वेश्चन पेपर होता है सीटेट का, उसमें सबसे पहले लैंग्वेज कंप्रेशन से 15 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि इबारत और शेर से 15 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश। तो उसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। मैम अभी तो डीएलएड का रिजल्ट भी नहीं आया, इसलिए नहीं पढ़ता मैं क्या, क्योंकि कहीं फेल हो गया तो डीएलएड में। ऐसी बात है, थोड़ा सा डाउट है तो चलिए ठीक ही है। डाउट नहीं होना चाहिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने इतना पढ़ा था, क्वेश्चन का आंसर बताया है, लगाया है, वो उम्मीद मिल जाती है कि हाँ मेरा निकल जाएगा। तो अगर डाउट है तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पर हिदायत दी गई कि नीचे दिए गए इबारत यानी कि गद्यांश को पढ़ना है, और क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अब गद्यांश को। और सवाल जो इस इबारत से पूछे जाएंगे 91 से लेकर 99 तक होंगे। 91 से लेकर 99 तक जो सवाल होंगे वो इस इबारत यानी कि गद्यांश से होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइंस ने जमहूरियत की हिस्स को मजबूत किया है, क्योंकि साइंस का अमल सिलसिलेवार होता है, जिसकी वजह से साइंसदानों की एक आलमी बर्दारी कायम हो जाती है। आज की मुआशरत में जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नज़र आती है, उसका सेहरा साइंस के सर है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों, कहत साली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीके वज़े किए हैं। एक हद तक ज़्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका भी है। नकल व हमल के नए नए तरीके बताए हैं। वक्त और फासले के मसले को ख़त्म कर दिया है। सनअत व हिरफत में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए खुशनुमा और ख़ूबसूरत मयार का लिहाज रखा जाता है, ताकि आलमी मंडी में इस सामान को पसंद किया जाए। तो ये इबारत यानी कि गद्यांश था। और क्वेश्चन सबसे पहला आपके सामने दिख रहा होगा 91 नंबर, कि साइंस की बदौलत किसमें बड़ी तरक्की हुई है, सनत व हिरफत में, या फिर खेती बाड़ी में, मछली पालन में, या फिर न्यूक्लियाई ताकत में। तो सनात व हिरफत में बताया गया है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहीं पर देखिए कहाँ है, इधर ही मैंने पढ़ा था। यस, ये सनअत व हिरफत में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बहुत ज़्यादा आसान है। इबारत को पढ़ करके यानी कि गद्यांश को पढ़ करके आप आसानी से 15 इबारत और शेर को पढ़ करके आप आसानी से 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो ये 91 से लेकर 99, लेकिन फिर भी इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बिना दिमाग लगाए ही आप आंसर बता देंगे। ठीक है, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
92 नंबर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं। अगला सवाल, इसका जवाब आप लोग बता सकते हैं। लिखा हुआ है, साइंस का अमल कैसा होता है। सुस्त रफ्तार होता है, सिलसिलेवार होता है, कभी कभी होता है, रुक रुक कर होता है। तो साइंस का रफ्तार बताया गया है सिलसिलेवार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अभी मैंने पढ़ा तरीके की जमा क्या होगी, तरीकों, तराइकों, तरीकीन या फिर तरायकान, क्या होगा। तरीके की जमा यानी कि बहुवचन प्लूरल आपको बताना है। और ये ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर से, और एकदम हलवा सवाल है ग्रामर का। क्या होगा तरीके का जमा यानी कि बहुवचन। बहुत आसान क्वेश्चन, क्या बात है। ऑप्शन नंबर ए, तरीके का तरीकों बहुवचन। वेरी गुड, ये एकदम हलवा सवाल था आज के इस क्लास का। अभी इससे भी हो सकता है ग्रामर का और आसान सवाल पूछ दे। लीजिए, खूबसूरती का मुतजाद, ये भी ग्रामर का दूसरा क्वेश्चन। बताइए, खूबसूरती का मुतजाद यानी कि बहुवचन में बोल रही हूँ, सॉरी। मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द। तो खूबसूरती का उल्टा क्या होगा, बदसूरती। ऑप्शन नंबर बी, बदनुमाई दिया है, खुशनुमाई, दिलकशी दिया है और बदसूरत दिया, तो खूबसूरती का बदसूरती। ऑप्शन नंबर बी। ये भी ग्रामर का एकदम हलवा सवाल। अब अगला सवाल है कि दूसरे ममालिक में सामान फरोख्त करने के लिए किस मेयार का लिहाज रखा जाता है। खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का, सामान की पेशकश का, सामान की क्वालिटी का या फिर सामान की मजबूती का। इसका सही आंसर क्या होगा। गद्यांश से ही है, जो इबारत हमने पढ़ा उसी से सवाल यहाँ पर पूछा गया है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा और मुझे अभी भी याद है, उसमें बताया गया था कि दूसरे ममालिक में सामान फरोख्त करने के लिए किस मेयार का लिहाज रखा जाता है, तो खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है, सभी लोग हैं और सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इस बात पर लाइक तो बनता है। अभी तक सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर आपका सही होते जा रहा है और ऐसे ही होना चाहिए। हर एक सवाल सही होना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आज आप लोग टारगेट ले करके चलिए कि पूरा का पूरा 30 में 30 आप सही करेंगे। मैम, ये पेपर वन के लिए है क्या। ये पेपर वन के लिए तो है, क्वेश्चन पेपर पेपर वन का ही है, लेकिन पेपर वन और पेपर टू दोनों एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेडागोजी और गद्यांश पद्यांश इबारत और शेर से ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि पेपर वन और पेपर टू दोनों में। बस पेपर टू में थोड़ा घुमा करके पूछता है और पेपर वन में थोड़ा उसी को इजी करके पूछता है, बाकी टॉपिक सेम रहता है। इसका सी लगा रहे हैं लोग। साइंस ने किस किस के नए तरीके बताए हैं, माल बर्दारी के, नकल व हमल के, खरीद व फरोख्त के या फिर आमद व रिफत के। तो ऑप्शन नंबर सी कंफर्म लॉक कर दिया जाए। सी एकदम धड़ाधड़ आ रहा है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऑप्शन नंबर बी लगता है। अब इस बात पर देखना तो बनता है। किधर लिखा है, देखना पड़ेगा। यस, यहाँ पर है, नकल व हमल के नए नए तरीके बताए हैं। देखा, मैंने पढ़ा था और मुझे इस बात का यकीन है कि ऑप्शन नंबर बी मैंने शायद पढ़ा था। तो ऐसे ही होता है। तो नकल व हमल के नए नए तरीके, हो गया ना मिस्टेक। चलिए, आपका एक गलत हो गया, मैंने देख लिया अभी। 30 में एक गलत यहीं पर आपने कर दिया। लैंग्वेज कंप्रेशन, ओवर कॉन्फिडेंस में रह करके आंसर आपको नहीं बताना है। आपको ऐसे सोचना है कि 30 में 30 सही करना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, 30 में 29 सही होना है चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नकल व हमल के नए नए तरीके बताए हैं साइंस ने। सॉरी मैम, सॉरी नहीं चाहिए, सही आंसर चाहिए। मैम जी, मेरा सही था। चलिए, जिनका सही था वो तो खुश हो जाए।
अभी तक सही जा रहे हैं आप लोग। 97 नंबर सवाल है कि साइंस ने पैदावार हासिल करते हुए किसको रोका है? खुश्क साली को, कहत साली को, जमीन के कटाव को, या फिर जानवरों का शिकार करने को। तो उसमें भी बताया गया है कि कहत साली को रोका है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों का ऑप्शन नंबर बी, बी, बी। ठीक। चलिए मैम, उर्दू की और क्लास कहाँ मिलेगी? इसी चैनल पर मिलेगी, ज्ञापन एकेडमी। उमर जी, आप ज्ञापन एकेडमी के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाएंगे ना, लोगों पर क्लिक करेंगे, होम पेज खुलेगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आप लोगों को सारी की सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में ही देखने को मिल जाएगी। आप थ्योरी क्लास ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंस ने किस हिस्स को मजबूत किया है? जमहूरियत की, इंसान की, तानाशाही की, या फिर कानून की? तो स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि साइंस ने जमहूरियत की हिस्स को जमहूरियत की हिस्स को मजबूत किया है। मैम 9 बजे ही सही था टाइम, अभी तो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। अभी जो है ना 9 बजे से इसलिए नहीं चल सकता है क्लास, क्योंकि जीविका वाला चल रहा है, इस वजह से आप कह सकते हैं। जीविका वाला क्लास यानी मैराथन चलने की वजह से ये 9 बजे क्लास अभी नहीं हो रहा है, बट जैसे ही जीविका का मैराथन खत्म होगा फिर से 9 बजे हो ही जाएगा। साइंस ने किस चीज को मजबूत किया है? तो जमहूरियत की, यानी कि लोकतंत्र। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की सिलसिलेवार अमल की वजह से किसकी आलमी बर्दारी कायम हो जाती है? हिसाबदानों की, कानूनदानों की, साइंसदानों की, या फिर कदरदानों की? ये भी आसान सवाल है। मैम कार्यालय परिचारी का ऑल क्लास नहीं चलेगा। आकिब जी, कार्यालय परिचारी के हिंदी का क्लास शाम को 4 बजे से मैं ले रही हूँ। बाकी क्लासेस इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि जीविका का मैराथन चल रहा है। बाकी हिंदी का मेरा जो क्लास है वो चल रहा है शाम को 4 बजे से। इसका क्या होगा? यस, यहाँ पर खुद कहा गया है कि सिलसिलेवार अमल की वजह से किसकी आलमी बर्दारी कायम हो जाती है? तो साइंसदानों की, यानी कि साइंटिस्ट की। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो 91 से लेकर 99 तक तो किससे हो गया? ये इबारत यानी कि गद्यांश से हो गया। अब आपके सामने आ रहा है पद्यांश यानी कि अशआर। शेर को पढ़ना है और दिए गए मुतबादिल यानी कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑप्शन दिए रहेंगे और उन ऑप्शन में से मुनासिब तरीन ऑप्शन का चुनाव करना है आपको। और सवाल पूछे जाएंगे 100 से लेकर 105 तक इस अशार से। तो पढ़िए, यहाँ पर अशार में सबसे पहले पढ़ देती हूँ। जुगनू की रोशनी है काशाना चमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में, आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में, या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में, तिकमय कोई गिरा है महताब की कबा का जर्रा, या नुमाया सूरज की पैरहन में, परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, व रोशनी का तालिब है या रोशनी सरापा। और भी आगे, बस इतना ही है। ये पूरा का पूरा अशार था, कुछ शेर दिए गए थे और इससे रिलेटेड क्या 100 से लेकर 105 तक सवाल पूछे गए इस अशार से, और इसके जवाब आप लोगों को बताने हैं। ठीक, तो चलिए, ये रहा सवाल आपके सामने। 100 नंबर, 100 नंबर प्रश्न है, सवाल है, क्वेश्चन है कि शायर ने परवाने को किसका तालिब बताया है? रोशनी का तालिब, अंधेरे का, उजाले का, या फिर सफेदी का? तो स्टार्टिंग वाला ही शेर देखिए, यहाँ पर कहे हैं लास्ट में, लास्ट में वह रोशनी का तालिब या रोशनी सरापा लास्ट में दिया है, तो रोशनी का तालिब बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब हो गया। फिर है अगला सवाल कि दूसरे शेर में शायर ने जुगनू को क्या कहा है? ए में है कोई परिंदा आसमां से आ गया, कोई सितारा आसमां से उड़कर आ गया, कोई खूबसूरत फूल उड़कर आ गया, कोई
पत्ता उड़कर आ गया। कोई पत्ता तो नहीं कहा है उन्होंने। शायर जो है, शायर वो जुगनू को कोई पत्ता उड़कर आ गया ये भी नहीं कह रहे हैं। इसके अलावा वो कोई खूबसूरत फूल उड़कर आ गया ये भी नहीं कह रहे हैं। जहां तक मैंने पढ़ा उसमें लिखा था कोई सितारा आसमां से उड़कर आ गया। जुगनू को कह रहे हैं कि लग रहा है कोई सितारा आसमां से उड़कर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर 102 नंबर सवाल है कि सफ़ीर की जमा क्या होगी। सफ़ीरों, सफ़ायरों, अस्फरात या फिर अस्फरातीन। ये कवायद यानी कि ग्रामर का तीसरा सवाल है। कार्यालय परिचारी का एग्ज़ाम कब तक होगा। कार्यालय परिचारी का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द होने की संभावना मुझे जहाँ तक दिख रही है, क्योंकि बिहार जीविका का भी मैराथन चल रहा है। एग्ज़ाम डेट सब कुछ कंफर्म हो ही गया है। आप लोग जितने भी बिहार जीविका के एस्पिरेंट हैं सभी का एग्ज़ाम होगा ही। बट इस हिसाब से देख कर और लग रहा है कि जीव कार्यालय परिचारी का भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। बट कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं कब तक होगा, लेकिन होगा बहुत जल्द। चलिए, यहाँ पर राबिया शेख बिल्कुल सही आंसर बता रही हैं, और एमडी नफीस वेरी गुड, शमा परवीन और आदिल शेख। ऑप्शन नंबर ए, सफीर की जमा यानी कि बहुवचन होता है सफीरों। ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है। फिर 103 नंबर सवाल है कि शायर के नज़दीक जुगनू की रोशनी का शान चमन में कैसी मालूम हो रही है। ये मैं फूलों की अंजुमन है जैसे शमा जल रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ही खुशनुमा लग रही है, एक कुमकुम की तरह लग रही है। नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। शायर के नज़दीक जुगनू की रोशनी का शान चमन में कैसी मालूम हो रही है, तो फूलों की अंजुमन में जैसे शमा जल रही हो वैसे लग रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, कि शायर ने जुगनू को शब की सल्तनत में कौन सा सफ़ीर बताया है। अमन का सफ़ीर, या फिर मोहब्बत का सफ़ीर, दिन का सफ़ीर, या फिर खुशी का सफ़ीर। किस चीज़ का सफ़ीर बताया है शायर ने शब की सल्तनत में। शब मतलब रात, रात यानी कि शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर बताए हैं शायर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर इस हिसाब से। और इस बार भी आप लोगों का एकदम ज़बरदस्त आंसर आ रहा है, सी। मैं कोई डॉट डॉट सजा है महताब की कुबा का, या फिर गिरा है, या फिर लगा है, या फिर बना है। तो गिरा है, गिरा है था, मुझे पूरा यकीन है गिरा ही है होगा। देखिए यहाँ पर तिकमा कोई गिरा है मेहताब की कुबा का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गिरा है। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, ये आसान था। अब आप लोग तैयार हैं पेडागोजी से सवाल करने के लिए। अभी ये जो पेडागोजी का क्वेश्चन आने जा रहा है 106 नंबर से 120 तक जाएगा। ये चाहे आप पेपर 1 के एस्पिरेंट हो या फिर आप पेपर 2 के एस्पिरेंट हो, ये पेडागोजी का सवाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेडागोजी आपके लिए। ठीक, तो चलिए अब पेडागोजी का क्वेश्चन करते हैं। 106 से स्टार्ट हो रहा है, सोचिएगा समझिएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। समझिए कि फाइनल है आपका एग्जाम, एज अ मॉक टेस्ट आप इसे दीजिए। हर एक सवालों का सोच समझ करके आंसर बताइए। ये रहा है पहला सवाल पेडागोजी का। सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक बच्चा खुद से
हत्ता के मौजू पर इज्तमाही गौर व खोज के बाद भी एक इक़्तिबास भी नहीं लिखता है। ताहम बड़ों और दोस्तों हमजोलियों की रहनुमाई में वह इस तरह के इक़्तिबास लिखने की सलाहियत रखता है। तो इस तरह की रहनुमाई को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी मैंने शायद आप लोगों को कराया है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। मैम पेडागोजी हार्ड होता है, तो सोच समझ करके आंसर बताइए। क्या बात है, ताउन आप लोग लिख भी रहे हैं, जबरदस्त। पहले ही सवाल का जवाब एकदम फास्ट, इतना जल्द और एकदम सही और सटीक, क्या बात है। आई रियली प्राउड ऑफ यू। ताउन ताउन फातिमा बानो ने लिखा था, क्या बात है, वेरी गुड। ताउन यानी कि कहा गया है कि बच्चा हत्ता कोई भी मौजू हो उस पर इज्तिमाई गौर व खोज के बाद भी एक इक़्तिबास भी नहीं लिखता है, लेकिन वहीं पर बड़े लोगों या फिर दोस्तों या फिर हमजोलियों की रहनुमाई में, उनके नेतृत्व में वो इस तरह के इक़्तिबास लिखने की सलाहियत रखता है, यानी कि क्षमता रखता है, वो लिख लेता है। तो इस तरह की रहनुमाई को कहा जाता है ताउन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। खुद से बच्चा गौर व खोज के बाद नहीं लिख पा रहा है, लेकिन वही उसका साथी रह रहा है या फिर कोई बड़ा आदमी रह रहा है, उसका दोस्त या फिर हमजोली रह रहे हैं, तो उसके साथ लिख पा रहा है, लिखने की क्षमता उसके अंदर आ जा रही है, तो उसको ताउन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 107 नंबर सवाल, इसका भी सोच समझ करके आंसर बताना है। डॉट डॉट खाली जगह है। आमोज की एक किस्म में जब बच्चे को अपनी आला जहनी सलाहियतों जैसे ज़हानत और मुताल्लिक इस्तदलाल को बरूएकार लाना पड़ता है, कौन सा वो आमोजिश होता है? लफ्जी आमोजिश या फिर तसव्वुर की आमोजिश या फिर हुर्की महारतों की आमोजिश या फिर साख्त की आमोजिश? क्या होगा इसका सही आंसर? बी, तसव्वुर की आमोजिश, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर ज़हानत और मुताल्लिक व इस्तदलाल को बरूए कार लाना पड़ता है, जहनी सलाहियतों। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा, तसव्वुर की आमोजिश। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला सवाल है कि एक उस्ताद की हैसियत से बच्चे की मजमूई तौर पर ज़बान के इस्तेमाल को सराहते हैं, गर्चे बाज़ अल्फाज का तलफ़ुज़ उसने गलत किया है। आप अपनी क्लास में डॉट डॉट तरीके को अपना रहे हैं। एक उस्ताद की हैसियत से बच्चे की मजमूई तौर पर ज़बान के इस्तेमाल को आप सराहते हैं, यानी कि शाबाशी देते हैं, बच्चे को सराहते हैं। गर्चे बाज़ अल्फाज का तलफ़ुज़ उसने गलत किया है। गलत किया है, कुछ ऐसे अल्फाज थे जिसका उसने तलफ़ुज़ प्रोनंसिएशन सही नहीं किया, गलत कर दिया। आप अपनी क्लासरूम में अगर ऐसा कर रहे हैं तो कौन सा तरीका अपना रहे हैं? कुल ज़बान का या फिर तरसीली या फिर तामीराती तामीरियत पसंद या फिर साख्तियाती? याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल ज़बान की। यस, कुल ज़बान की। क्यों? क्योंकि एक उस्ताद यानी कि शिक्षक की हैसियत से बच्चे की मजमूई तौर पर ज़बान के इस्तेमाल, क्या बोल रहा है, मजमूई तौर पर ज़बान के इस्तेमाल को सराहते हैं। और बाज़ अल्फाज हालांकि बच्चा जो है ना उसका तलफ़ुज़ सही नहीं करता है, गलत करता है, और आप उसके बाद भी सराह रहे हैं बच्चों को, तो आप जो तरीका अपना रहे हैं वो तरीका होगा कुल ज़बान का। ठीक। अगला सवाल 108 नंबर तो हो गया। 109 नंबर सवाल है कि आप हिंदी बोलने वाले उस्ताद हैं। आप अपने आप को क्या समझ लीजिए? हिंदी बोलने वाला उस्ताद यानी कि टीचर समझ लीजिए। लेकिन आपको पोस्टिंग तैनाती पंजाब के एक प्राइमरी स्कूल में हो जाती है। आपकी पोस्टिंग कहाँ हो जाती है? पंजाब के एक स्कूल में हो जाती है।
क्योंकि आप इस खता के मुकामी ज़बान नहीं जानते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? वहाँ की ज़बान यानी कि भाषा को आप नहीं जानते हैं, तो अब आप क्या करेंगे बताइए? ऑप्शन ए में है जल्द से जल्दी हिंदी बोलने जाने वाले इलाके में तबादले के लिए दरख्वास्त दूंगा या फिर दूंगी। बच्चों की ज़बान को एक माखज़ के तौर पर लूंगा और तदरीस शुरू करूंगा। सी में है अंग्रेजी में बातचीत करूंगा, या फिर डी में है पूरी बरादरी को हिंदी सीखने पर आमादा करूंगा। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? अच्छा सवाल है। या तो आप पोस्टिंग दूसरी जगह करवाएंगे, उसके लिए दरखास्त आवेदन पत्र लिखेंगे, तो यही ऑप्शन ठीक लग रहा है। नहीं, मैंने आप लोग को कितनी बार बताया है कि जब भी कसीर लिसानियत की बात आए, जू लिसानियत की बात आए, ठीक है, तो उसको माखज़ के तौर पर लेना है और तदरीस जो है ना, आप शिक्षण बच्चों को शिक्षा देंगे। तो बच्चों की ज़बान को एक माखज़ के तौर पर लूंगा और तदरीस शुरू करूंगा या फिर शुरू करूंगी। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बात खत्म। क्या बात है। अगला सवाल, किसी मतन से मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए मतन को बगौर पढ़ने की महारत डॉट डॉट तफहीम मतन है। आलमी तफहीम मतन, मकामी या फिर इस्तिंबाती या फिर तय्युन कद्र वाली। किसी मतन से मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए बगौर पढ़ने की महारत, कोई मखसूस मालूमात आप हासिल करना चाहते हैं कोई चैप्टर से, तो आप गौर से देख रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है। ये तफहीम मतन कौन सा है? कौन सा ये तफहीम मतन है? तो इसी को मकामी तफहीम मतन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर, आलमी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जबान की आमोजिश में तशखीसी जांच का क्या मकसद होता है? तशखीसी जांच, ध्यान दीजिए, तकमीली नहीं बोल रहा है, तशखीसी जांच बोल रहा है। इसका मकसद क्या होता है? ए में है तकमीली अंदाज कद्र के लिए, तकमीली अंदाज है कद्र के लिए सवालात बताना और मंसूबा बनाना। सेकंड में है पीटीएम में वालिदैन को मुताला करना और उनसे तवज्जो देने के लिए कहना। सी में दिया है आमोज़गार की तफहीमी खला को जानना और मुआवनती इक़दाम करना, या फिर तलबा के प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी याफ्तों को दर्ज करना। क्या होगा? सोच समझ करके आंसर बताइएगा। फिर से सोच लीजिए एक बार। सी, क्या बात है। थर्ड, आमोज़गार के तफहीम खला को जानना और मुआवनती इक़दाम करना, कदम उठाना उस हिसाब से। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द, क्योंकि तशखीसी जांच में पढ़ाने के दौरान ही आप बच्चों से पूछते हैं, उसी वक्त मूल्यांकन हो जाता है कि बच्चे जो है ना कितना समझे हैं, ठीक है, और कितना उन्हें चीज़ें समझ में आ गई हैं, कितनी नहीं आई हैं, और इस तरीके से आप बच्चों का मूल्यांकन भी कर लेते हैं। और आप कैसे पढ़ाएंगे, आप अगला कदम कैसा होना चाहिए, आप किस तरीके से अब शिक्षण का तरीका अपनाएंगे, ये आप भी खुद पर और बच्चों दोनों का जांच हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 112 नंबर सवाल, की दरसी किताब के बारे में दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है, यानी कि कौन सा कथन दुरुस्त है? दरसी किताब यानी कि सिलेबस की किताब के बारे में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दरसी किताब उस्ताद और तालिब इल्म दोनों के लिए आखिरी चीज़ है। बी में दिया है यह दरसियात में बयान करदा मकासद के हुसूल में मुआविन होता है। सी में दिया है यह सेशन के लिए तालीमी सरगर्मियों की मंसूबाबंदी है। डी में दिया है दरसी किताब की जगह कोई नहीं ले सकता है। क्या लगता है आपको?
क्या बात है, बिल्कुल जबरदस्त आंसर। बी बी बी, सेकंड सेकंड सेकंड, एकदम जबरदस्त आंसर आ रहा है सभी का। दरसी किताब की जगह कोई नहीं ले सकता है, ये तो पहले ही काट दीजिए, क्योंकि बोल रहा है दरसी किताब के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा बयान दुरुस्त है। तो दरसी किताब की जगह कोई नहीं ले सकता है, ये कट कर दीजिए। यह सेशन के लिए तालीमी सरगर्मियों की मंसूबा बंदी है, नहीं। और दरसी किताब उस्ताद और तालिब इल्म दोनों के लिए आखिरी चीज है, नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड, यह दरसियात में बयान करदा मकासद के हुसूल में मुआविन होता है। ठीक है, मददगार होता है, हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, क्योंकि जो किताब है वो एक टीचर के लिए भी और स्टूडेंट दोनों के लिए काफ़ी हेल्प करता है। किसी भी टॉपिक को डीपली किस तरह से कितना पढ़ाना है, बिना किताब के एक टीचर भी नहीं समझ पाएगा कि क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर है अगला सवाल, दर्ज झैल में से क्लासरूम की कौन से मश्क तलबा की बोली जाने वाली जबान के तरक्की में उस्ताद की मदद करती है? कौन सा मश्क यानी कि प्रैक्टिस तलबा यानी कि छात्र की बोली जाने वाली जबान यानी कि भाषा के विकास में उस्ताद यानी कि शिक्षक की मदद करती है? ए में उस्ताद के साथ मतन को रहनुमाई तौर पर पढ़ना, सेकंड में है जबानी याद करने के बाद नज्म की इज्तिमाई कुरात, सी में है रोल प्ले में शिरकत, और डी में है नए और नामानूस अल्फाज के दुरुस्त तलफ़ुज़ की मश्क। क्या होगा? यस। अगर बात आ जाए किस चीज़ की, जबान की तरक्की, बोली जाने वाली जबान की तरक्की, जबान भाषा के विकास में, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है रोल प्ले करना वाला। रोल प्ले करवाइए। ड्रामे होते हैं तो उसमें बच्चा जो स्क्रिप्ट होता है ना उसको हूबहू याद करता है और पूरे एक्सप्रेशन के साथ, पूरे हाव भाव के साथ उसको बोलता है और एकदम रोल प्ले करता है, तो उससे बोलने की महारत डेवलप होती है। तो उस्ताद की मदद करती है रोल प्ले में शिरकत। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अभी सब लोग सही जा रहे हैं, एकदम सही आंसर आ रहा है, इसी तरीके से होना चाहिए। अगला सवाल, जब हम कहते हैं कि जबान मनमाना होती है तो हमारा मकसद क्या होता है? ए में है किसी जबान के लफ्ज और उसके मानी में मुरूसी रिश्ता होता है, या फिर अल्फाज और मानी के दरमियान बाहमी रिश्ता वाज़ेह बुनियादों पर होता है और शफाफिया नहीं होता, या फिर किसी ज़बान के अल्फाज और उसके मानी के दरमियान मौरूशी रिश्ता नहीं होता है, या फिर ज़बान के पहले से मुतअय्यन उसूलों के इत्तबा करती है। किसी ज़बान के अल्फाज और उसके मानी के दरमियान मौरूशी रिश्ता नहीं होता है। क्या बात है, फादी फातिमा बानो, जबरदस्त आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, किसी जबान के अल्फाज और उसके मानी के दरमियान मौरूसी रिश्ता नहीं होता है। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जबान है, बिल्कुल सही ऑप्शन। जब हम कहते हैं कि जबान मनमाना होती है तो हमारा मकसद होता है किसी जबान के अल्फाज और उसके मानी के दरमियान मौरूसी रिश्ता नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाला, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कवायद की तदरीस का इस्तिखराजी तरीका वकालत करता है कि, मैंने तरीका बताया था इस्तिखराजी और इस्तिकराई, दोनों याद होगा आप लोगों को। तो इस्तिखराजी तरीका वकालत करता है कि हमें पहले डॉट डॉट चाहिए, क्या मिसाल पेश करनी, या फिर उसूल पेश करना, या फिर मुनासिब तरसील होनी चाहिए, या फिर अमली मश्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या होगा? पहले इस्तिखराजी तरीका
क्या होता है इस्तिकराजी तरीका में? उसूल से मिसाल की तरफ जाया जाता है। अगर इस्तिकराई तरीका की बात की जाए तो इस्तिकराई तरीका में आप मिसाल से उसूल की तरफ जाते हैं। मिसाल से उसूल की तरफ यानी कि बच्चों को सॉरी बच्चों को जो है ना मिसाल यानी कि उदाहरण दे करके पहले समझा देते हैं और उसके बाद से आप सिद्धांत नियम जो भी है बच्चों को बताते हैं। लेकिन इस्तिखराजी तरीका में क्या होता है कि बच्चे को सबसे पहले उसूल पेश किया जाता है, नियम कानून है उसको रटवाया जाता है और तब बाद में समझाया जाता है। यानी कि इसमें पहले उसूल पेश करो उसके बाद से मिसाल की तरफ। तो इस्तिखराजी तरीका उसूल से मिसाल की तरफ होता है, उसूल से मिसाल की तरफ। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो दिख रहा होगा आप लोगों को। 116 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि डॉट डॉट खाली जगह है, हकायक से परे तखमीने और कयास का एक तरीका है। एक में है वजाहत, तजदिया, इस्तिंबात या फिर इर्तिशाह। क्या होगा? सी आ रहा है, सोच लीजिए क्योंकि सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इर्तिशाह हकायक से परे तखमीने और कयास का एक तरीका है, हकायक से परे की बात कर रहा है। इसका गलत, जो लोग डी लगा रहे हैं उनका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, सी और डी दोनों में जो है इस्तिंबात और इर्तिशाह दोनों में कंफ्यूजन है। ये तो कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा। सी और डी में से ही हो सकता है, या तो इस्तिंबात होगा नहीं तो इर्तिशाह होगा। तो अब आप लोग बताइए सी और डी में कौन सा सही है? इस्तिंबात आएगा तो इसका मतलब मालूम से ना मालूम की तरफ ये जाता है इस्तिंबात। तो इसमें तो वो नहीं क्या है इस्तिंबात जो ये तरीका है इसमें क्या होता है मालूम से ना मालूम की तरफ ये जाता है। बच्चे को जो चीज़ पता है उसका एग्जाम्पल देते हुए जो चीज़ नहीं पता है उसको बता देना। यहाँ पर वो तो नहीं बोल रहा है, वहां पर बोल रहा है हकायक से परे। अब सोचिए पहले, हकायक से परे तखमीना का मतलब होता है अंदाज या फिर अनुमान भी होता है, मात्रा। हकायक से परे अनुमान जांच भी होता है। इसका तखमीना का मतलब क्या होता है? जांच। हकायक से परे जांच भी होता है, अनुमान भी होता है या फिर अंदाजा होता है। हकीकत से परे यानी कि हकायक से परे की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर
डी कंफर्म होगा ही होगा। बिल्कुल सही। जो लोग डी लगा रहे हैं उनका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस्तिंबात जो कि मालूम से मालूम की तरफ लेकर के जाता है, ये वो तरीका है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछ रहा है हकायक से परे, तखमीने और कयास। कयास का मतलब भी जांच परख ही होता है, यानी कि हकीकत से परे, हकायक से परे, तखमीने और कयास का एक तरीका है। हकीकत से परे आप जांच कर रहे हैं तो वो एक तरीका क्या है, इर्तिशा, यानी कि आप क्या किए, छोड़ करके हकायक से परे जा रहे हैं, हकीकत से परे जा करके आप जांच कर रहे हैं, तो वो इर्तिशा ही होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए अगला सवाल 117 नंबर, और 3 सवाल बच गए हैं, जिसमें से 117 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ज़बान के उस्ताद को आमोज़गारों की आज़ादाना तौर पर लिखने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज़ादाना तौर पर लिखने का बुनियादी फ़ायदा यह है कि ज़बान के उस्ताद को आमोज़गारों की आज़ादाना तौर पर लिखने में मदद करनी चाहिए, यानी कि एक शिक्षक को, भाषा के शिक्षक को उनके छात्रों की आज़ादाना यानी कि स्वतंत्र रूप से लिखने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज़ादाना तौर पर लिखने का बुनियादी फ़ायदा यह है कि ऑप्शन ए में दिया है रवानी और तख्लीक अंदाजे लिखने में तलबा की हौसला अफजाई करता है, लिखने और न लिखने की आज़ादी होती है, वह लिखने और कतईयत के साथ लिखने पर मजबूर नहीं होते हैं, और अपनी पहली ज़बान के खसाइस को तहरीरी ज़बान में शामिल कर सकते हैं। अब क्या होगा इसका? यस, इसका आप लोग बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। रवानी और तख्लीक अंदाज़े लिखने में तलबा की हौसला अफजाई करता है, ऑप्शन नंबर ए, आज़ादाना तौर पर लिखने से ये बुनियादी फ़ायदा होता है बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। फिर है 118 नंबर सवाल कि 5वीं जमात के उस्ताद की हैसियत से, यानी कि 5वीं क्लास के शिक्षक के हैसियत से आप तलबा से मतन को बगौर पढ़ने के लिए कहते हैं। आप क्या कहते हैं? बच्चों से बोलते हैं कि चैप्टर को पढ़ो, एकदम ध्यान से गौर से पढ़ो। फिर सियाक के हवाले से सवालात के जवाब पूछे जाते हैं, यानी कि आप सवाल पूछते हैं। अब क्या किए, आपने तलबा से मतन को बगौर पढ़ने के लिए कहा, फिर सियाक के हवाले से सवालात के जवाबात पूछे, और इस तरह आप तलबा की हौसला अफजाई करते हैं किस चीज़ की, तौसीई मुताले की, गैर मुताले की, सरसरी मुताले की, या फिर बगैर मुताले की। आप 5वीं क्लास के एक टीचर हैं मानिए, और आप क्या कर रहे हैं, आपने तलबा से चैप्टर को पढ़ने के लिए कहा, बगौर यानी कि ध्यान से पढ़ने के लिए कहा, उसके बाद से सियाक के हवाले से सवालात के जवाबात भी पूछे। तो तलबा की हौसला अफजाई कर रहे हैं आप किस चीज़ की? तो बिल्कुल बगैर मुताले की तो किया जा रहा है। बच्चा ठीक से पढ़ा कि नहीं, गौर से पढ़ा कि नहीं, सियाक के हवाले से आप सवालात के जवाबात पूछ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं इस तरह, किस चीज़ की हौसला अफजाई? तो बगैर मुताले की, बच्चा गौर से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक, अगला सवाल यहीं पर है, 119 और 120 दोनों में दिखाती हूँ, ये लीजिए। ज़बान का इक्तिसाब उस वक्त होता है जब, इक्तिसाब का मतलब क्या? अर्जन। तो भाषा का अर्जन उस वक्त होता है जब ये में है बच्चों को कवायद की तालीम दी जाए, बच्चे को तर्जमा की मश्क कराई जाए, इसी में दिया है बच्चे को पढ़ने का मौका दिया जाए, या फिर बच्चों को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिले। बता दीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 119 नंबर। और क्या बात है, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है। ज़बान का इक्तिसाब यानी कि भाषा का अर्जन उस वक्त होता है जब बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिले, तभी तो भाषा जो है वो अर्जित कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम मैम जी, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, लगता है अभी आए हैं सभी लोग, अब क्लास ख़त्म होने वाला है।
हाँ, लेकिन कल की क्लास के लिए आप पहले आ गए हैं, जो भी है। क्लासरूम में मादरी ज़बान को अलग करना डॉट डॉट तरीके की खुसूसियत है। एम है फितरी, जू लसानी, समई लसानी या फिर रास्त। क्या पूछ रहा है? क्लासरूम में मादरी ज़बान को अलग कर दे रहे हैं आप। जो मातृभाषा है उसको अलग करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट वही लैंग्वेज में। तो मैंने आपको बताया है, जब मातृ जबान को अलग कर दिया जाए और डायरेक्ट वही लैंग्वेज जो बच्चे को सिखा रहे हैं, वही जबान जो बच्चे को आप सिखा रहे हैं, उसी जबान में पढ़ाया जाए और डायरेक्ट वही जबान में बातचीत कराई जाए, तो डायरेक्ट तरीका होता है, यानी कि बराह रास्त तरीका, रास्त तरीके से आप पढ़ा रहे हैं। किसी दूसरे जबान की हेल्प नहीं ले रहे हैं, मादरी जबान को अलग कर दे रहे हैं, मादरी जबान की भी हेल्प आप नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट उसी तरीके से उसी भाषा में बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं। पेपर 2 का क्वेश्चन भी करवाइए, बिल्कुल इसके अगले क्लास में पेपर 2 का ही क्वेश्चन होगा, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। लेकिन ये पेडागोजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 और पेपर 2। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। और आज का ये क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। आज के इस क्लास का पीडीएफ, अभी पिछले जितने भी क्लास हो रहे हैं उसका पीडीएफ आप लोगों के पास तो नहीं गया होगा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने भेजा ही नहीं है। तो टेंशन नहीं लीजिए, प्लीज़ डोंट पैनिक, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि क्लास कैसा रहा, ठीक है। चैनल पर जो लोग नए नए आए होंगे अपने परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे, और आज के इस क्लास का पीडीएफ ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आज का ये क्लास कैसा रहा, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स खाली छोड़ करके चले जाते हैं और ये मुझे देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना भूल जाते हैं कि आज का ये क्लास कैसा रहा, ज़बरदस्त रहा कि नहीं रहा, ये लिखना भूल जाते हैं। तो मैं भी कभी कभी पीडीएफ देना भूल जाती हूँ, तो कोई बात नहीं है, एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर, आज का ये कमेंट बॉक्स खाली नहीं जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपने 30 में कितना सही किया है और आपका कितना गलत हुआ है, और आज का ये क्लास कैसा रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन रहेंगे। बट हाँ, पेपर 2 के रहेंगे, याद रखिएगा। तो चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए, कमेंट खाली नहीं छोड़िए, ठीक। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद और खुदा हाफिज़।